हम लोग ग्लोबलाइजेशंस के बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंकर को पढ़ने जा रहे हैं। उनका नाम है पियरे बौर्दियू। क्या नाम उनका? हाँ, पियरे बौर्दियू। ये फ्रांस के बहुत बड़े सोशियोलॉजिस्ट हैं, है ना, जिसको कहते हैं समाजशास्त्री। पूरी दुनिया में इनको लोग पढ़ते हैं, इनका बड़ा नाम है। और इन्होंने सोशियोलॉजी में कुछ ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट दिए हैं कि अगर आप सोशियोलॉजी पढ़ रहे हो तो बिना पियरे बौर्दियू को पढ़े आपकी सोशियोलॉजी कंप्लीट नहीं होगी। मिसाल के तौर पे इन्होंने हैबिटस, फील्ड और कल्चरल कैपिटल जैसे कॉन्सेप्ट को दिया है। हैबिटस, फील्ड और कल्चरल कैपिटल। हम आज इन विषयों पर यहां बात नहीं करेंगे। यहां हम उनके जो विचार ग्लोबलाइजेशन के बारे में है ना, वैश्वीकरण, भूमंडलीकरण के बारे में है, उसके बारे में जानेंगे। पियरे बौर्दियू को हम एक पब्लिक इंटेलेक्चुअल के तौर पे भी जानते हैं। अब आप पूछेंगे कि पब्लिक इंटेलेक्चुअल का क्या मतलब होता है, तो बहुत ही आसान जबान में अगर हम कहें तो पब्लिक इंटेलेक्चुअल एक ऐसा स्कॉलर है जो चीजों को समझता है और समाज में जब भी गरीब, जब भी कमजोर लोगों के खिलाफ कोई पॉलिसी बनती है, उनके खिलाफ कोई जुल्म और ज्यादती की जाती है, तो वो व्यक्ति सामने आके उसकी मुखालफत यानी उसका विरोध करता है। मिसाल के तौर पे अगर आपके कॉलेज में अभी फीस मान लीजिए 4,000 रुपये हैं और सरकार ने फैसला किया कि अब इसकी फीस बढ़ा के 40,000 रुपये कर दी जाएगी, तो आपके क्लास में जो कुछ बच्चे अमीर हैं 2-4, उनको तो बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ज्यादातर बच्चों को अपना नाम यहां से कटवा के अपनी पढ़ाई छोड़ देनी होगी। तो अगर पियरे बौर्दियू अगर हमारे बीच अगर आज जिंदा होते तो पियरे बौर्दियू क्या कहते हैं, फीस बढ़ा दो या घटा दो? घटा दो। तो पब्लिक इंटेलेक्चुअल का मतलब यह है कि जो व्यक्ति समाज के अंदर में गैर बराबरी, असमानता, भेदभाव जब भी हो तो वो सामने आके मुखर होके बोलता है, दैट इज रॉन्ग, द गवर्नमेंट कैन नॉट इंक्रीज फीस। इफ fees are increased, then large number of students will not be able to continue their study. So पियरे बौर्दियू उसी ट्रेडिशन से आते हैं जो गलत को गलत कहना है, और फ्रांस में उनकी बड़ी इज्जत है, पूरी दुनिया में लोग उनको पढ़ते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन की जो प्रक्रिया है, हम लोगों ने पिछले बहुत सारे क्लासेस में पढ़ा है कि खासकर ये 1980 के बाद से इसमें तेजी आई है। तो उसी दौर में पियरे बौर्दियू ने ग्लोबलाइजेशन के बारे में कुछ कहा, इसकी बारे में उन्होंने विरोध किया, और आज हम उन्हीं के विचार को पढ़ेंगे कि साहब पियरे बौर्दियू साहब, आपके क्या प्रॉब्लम्स है ग्लोबलाइजेशन के बारे में, है ना। और पियरे बौर्दियू आज हमारे बीच में नहीं है ना। उनका जन्म 1930 में और उनकी मृत्यु 2002 में, यानी आज से तकरीबन 21 साल पहले वो इस दुनिया को छोड़ चुके हैं। लेकिन आज भी हम उन्हें याद कर रहे हैं। अगर उनकी आत्मा अगर यहाँ पे होगी तो वो देख रहे होंगे कि कुछ अच्छा करके वो गए हुए हैं, कि हम उनकी बातों को आज याद कर रहे हैं, है ना। और वो भी कहाँ, फ्रांस में जो व्यक्ति है। हम हिंदुस्तान के एक दिल्ली के कॉलेज में हैं, हजारों किलोमीटर दूर जो व्यक्ति कुछ किया उसके बारे में आज हम क्लास में चर्चा कर रहे हैं। कुछ तो किया है वो इंसान। तो पियरे बौर्दियू के बारे में पढ़ेंगे। और आप पूछेंगे कि सर ये पियरे बौर्दियू ने जो कहा ग्लोबलाइजेशन के बारे में, आपको कैसे मालूम? मुझे मालूम ऐसे हुआ कि पियरे बौर्दियू ने एथेंस नाम की एक जर्नल में, एक पत्रिका में, एक मैगजीन में ये आर्टिकल लिखा था, ठीक है ना। और एक एथेंस नाम की पत्रिका, जैसे है ना इंडिया टुडे पत्रिका है, आपका आउटलुक पत्रिका है, उसी तरह से एक मैगजीन, एक स्कॉलरली जर्नल जो है एथेंस, उसका नाम है, एथेंस नाम है उसका। और एथेंस पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट आप लोग जानते भी होंगे। क्यों एथेंस इंपॉर्टेंट है? बोलिए। ग्रीक
एरिस्टोटल, है ना, उसकी वजह से एथेंस इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या है, अक्टूबर 1996 का लिखा हुआ ये लेख है ना। इसका नाम है द मिथ ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड द यूरोपियन वेलफेयर स्टेट। द मिथ ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड यूरोपियन वेलफेयर स्टेट, ये आर्टिकल छपा हुआ है और इसी आर्टिकल को मैंने पढ़ा और आपके सामने कुछ बातें आपके सामने रखूंगा। तो अब आपको पता चल गया कि हम क्या करने जा रहे हैं। पीरे बोर्दू साहब की ग्लोबलाइजेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहली बात ग्लोबलाइजेशन के बारे में पीरे बोर्दू क्या कह रहे हैं कि ग्लोबलाइजेशन जो है ये एक कंजर्वेटिव थॉट है। कंजर्वेटिव थॉट का मतलब क्या कहेंगे, कंजर्वेटिव को रूढ़िवादी, बिल्कुल रूढ़िवादी सोच है, एक रूढ़िवादी सोच की उपज है ग्लोबलाइजेशन। अब आप कहेंगे रूढ़िवादी का क्या मतलब हुआ है, होता है ना। देखिए, जो समाज को आगे लेके जो पॉलिसीज जाती हैं, जो गरीबों को आगे लेके जाती हैं, जो समाज के अंदर में बराबरी लाती हैं, उसको हम कहते हैं प्रगतिशील पॉलिसी। और जो पॉलिसी समाज को पीछे धकेलती है, जो ताकतवर है उसको और ताकतवर बनाती है, अमीर को और अमीर बनाती है, और जो कमजोर लोगों को और दबाती है, उसको हम कहते हैं कंजर्वेटिव थॉट। तो ये कह रहे हैं कि ग्लोबलाइजेशन जो है एक कंजर्वेटिव थॉट है। तो अब आप बताइए, पीरे बोर्दो को ग्लोबलाइजेशन अच्छा लग रहा है कि बुरा लग रहा है? बुरा लग रहा है। क्या पीरे बोर्दो ग्लोबलाइजेशन के समर्थक हैं कि विरोधी हैं? विरोधी हैं, क्योंकि उन्होंने पहले ही कह दिया क्या है ग्लोबलाइजेशन, ये कंजर्वेटिव आइडिया है। जब कंजर्वेटिव कहा, जैसे ये लड़की बुरी है ना, है ना, ये लड़का बुरा है, ये मास्टर बहुत ही बुरा है ना। तो उसी तरह से पहला आर्गुमेंट कि ये कंजर्वेटिव आइडियोलॉजी है। जैसे कहीं भी कोई ग्लोबलाइजेशन के बारे में कहीं कुछ कहे, तो अगर आपने कहा, पीरे बोर्दो ने कहा है कि ग्लोबलाइजेशन एक कंजर्वेटिव आइडिया है, कंजर्वेटिव थॉट है, एक रूढ़िवादी सोच है, समाज को आगे नहीं लेके जाएगा, ये पीछे लेके जाएगा, गरीब और गरीब होंगे, लोगों की परेशानी और बढ़ेगी, और रोजगार के लिए लोग और तड़पेंगे, अस्पताल से दवाइयां गायब होंगी, और राज्य का जो चरित्र और दमनकारी होगा, है ना। ये कह रहे हैं ये कंजर्वेटिव थॉट है, ठीक है। और एक बात ये कह रहे हैं कि ये कंजर्वेटिव थॉट होने के बावजूद भी, इसके अंदर में 50 खामियां होने के बावजूद भी, इसको इस तरह से प्रस्तुत किया जा रहा है कि वाह क्या ग्लोबलाइजेशन अच्छी चीज है ना, इसका कोई मुकाबला नहीं है, ये जो है इसको आप रोक नहीं सकते हो, ये इनएविटेबल है, ये राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाएगी, खुशहाली लाएगी, देश को तरक्की के रास्ते पे लेके जाएगी, रोजगार पैदा करेगी, हर तरफ पैसा ही पैसा होगा, सब लोग खुश हो जाएंगे, बहुत ही अच्छी चीज है। तुम्हें ग्लोबलाइजेशन अपनाना होगा, अगर तुम ग्लोबलाइजेशन नहीं अपनाए तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है, ये इनएविटेबल है, आप इसे रोक नहीं सकते। मिसाल के तौर पे सूरज सवेरे उगता है कि नहीं उगता है? कितने बजे उगता है? 6 बजे उगे या 7 बजे उगे, है ना, या 5 बजे उगे। अब कोई कहे कि मैं सूरज को उगने नहीं दूंगा, तो आप कहेंगे नहीं, सूरज उग के रहेगा, ये इनएविटेबल है। तो उसी तरह से जो ग्लोबलाइजेशन के जो समर्थक हैं वो कहते हैं ये हो के रहेगा। तो पीरे बोर्दो कह रहा है नहीं, ये अच्छी चीज नहीं है, लेकिन इसे दुनिया में इस तरह से प्रचारित किया जा रहा है कि ये आके रहेगा, ये कितना अच्छा है, ये दुनिया में खुशहाली लेके आएगा। तो पीरे बोर्दो एक सोशियोलॉजिस्ट हैं, वो सोच रहे हैं कि क्या वजह है कि ये चीज अच्छी नहीं होने के बावजूद भी इसको सेल ऐसा किया जा रहा है कि सारे लोगों को लग रहा है वाह क्या चीज है ना। तो उन्होंने कहा कि ग्लोबलाइजेशन को अखबार और मीडिया, प्रेस, टेलीविजन उसको प्रमोट करता है, उसको अच्छा बनाता है। मिसाल के तौर पे आप लोगों को खाना अगर खाना है तो आपका जो नेचुरल फूड है वो क्या है? रोटी, दाल, सब्जी, आपका फ्रूट्स। लेकिन जब आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो क्या फास्ट फूड को दिखाया जाता है, वाह क्या खाना है, क्या बर्गर है ना, क्या मोमोज हैं,
लेकिन आपको भी पता है कि मोमोज एंड बर्गर एंड चिली फ्राई और आपको गलत गलत तरह के ड्रिंक, ये सब चीजें अच्छी नहीं है। लेकिन आप मॉल में जाएंगे तो देखेंगे कि उसी का कहीं भी रोटी चावल थाली का फोटो आपको नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा ना। फ्रूट्स खाते हुए कहीं पोस्टर नहीं मिलेंगे, कोई मोमो खा रहा है, कोई बर्गर खा रहा है ना, वो उसको बनाया जाता है ना। इंसान सारे सुंदर हैं, हर इंसान जो कुदरत ने पैदा किया सब ब्यूटीफुल हैं, लेकिन सुंदरता क्या है, उसको कैसे प्रमोट किया जाता है। ऐसा होना होगा, स्लिम होना होगा, ट्रिम होना होगा, ऐसे बाल, ऐसे कपड़े, ऐसे होना पड़ेगा। हालांकि वो क्या है, वो नकली चीजें हैं। लेकिन मीडिया, अखबार, टेलीविजन, सिनेमा आपको उस चीजों को प्रमोट करता है। हम सिनेमा में आप लोगों ने देखा होगा, शक्तिमान सीरियल आया होगा। छोटे बच्चे जब शक्तिमान को देखते थे तो शक्तिमान शक्तिमान करके छत से कूद जाते थे, है ना। शक्तिमान शक्तिमान उड़ जाएगा, है ना। वो उस तरह के कपड़े भी आते थे, मैं शक्तिमान हूं। तो ये क्या होता है, ये असर है, ये जादू है, टीवी का जादू है, टेलीविजन का जादू नहीं है। इंस्टाग्राम, मेट्रो के अंदर में लोग इंस्टा, अरे कितने लाइक्स हुए। तो वो कह रहे हैं कि ये ग्लोबलाइजेशन जो है, ये इतना कंजर्वेटिव थॉट होने के बाद भी इसको प्रमोट किया जाता है अच्छे अच्छे जमान में। जैसे मिसाल के तौर पे अगर ये नौकरी कर रही हैं, ठीक है, और ये नौकरी कर रही हैं तो इनके मम्मी और पापा बहुत सेलिब्रेट करेंगे, मेरी बेटी को बहुत ही अच्छी नौकरी मिली है, 1 लाख रुपए कमा रही है, बहुत ही अच्छा। इनको 1 लाख रुपए की नौकरी को बहुत सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन उसी दफ्तर में सफाई कर्मचारी दिन भर वहां पे अगर काम कर रहे हैं, उनको 5,000, 10,000, 12,000 से ज्यादा नहीं मिलता है, उसके ऊपर कोई बात नहीं करता है। हर चीज को चमकती हुई चीजों को दिखाई जाती है। इस यूनिवर्सिटी के अंदर में, इस कॉलेज के अंदर में भी अगर आप देखेंगे तो ज्यादातर यहाँ पे जो टीचर आप लोगों को पढ़ा रहे हैं वो परमानेंट एम्प्लॉय नहीं है, पक्के एम्प्लॉय नहीं है। सरकार उनको हर महीने सैलरी नहीं देती है, वो ठेके पे हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे हैं। तो उनके दर्द को कोई बयान नहीं करता है। आपको क्या दिखाया जाएगा, कॉलेज के अंदर में कल्चरल नाइट्स हो रहे हैं, कल्चरल प्रोग्राम हो रहे हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है। कैंटीन में जब आप जा रहे हैं तो कभी आपने पूछने की कोशिश की है कि जो आप चाय पीती हैं, जो आप मैगी खाती हैं, वो बर्तन कौन धोता है? बर्तन धोने वाले जो भैया हैं वो बिहार से आते हैं, कितनी सैलरी मिलती है, कहाँ सोते हैं? 6,000, 7,000, 8,000, 9,000 की सैलरी में कोई कैसे दिल्ली जैसे बड़े शहर में जी सकता है? तो पीरे बुर्दो कह रहे हैं कि देखो ये जो चकाचौंध की जो दुनिया है ना, इसको प्रेस और मीडिया इस ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट कर रहा है। वाह, दुनिया आगे बढ़ गई, देश की तरक्की हो गई, विकास करने वाले नेता आ गए, है ना। जो कड़वी सच्चाई है उसके बारे में बात नहीं होती है, क्योंकि इसमें हित है। मीडिया को कंट्रोल करने वाले अमीर लोग, ग्लोबलाइजेशन से फायदा होता है अमीर लोगों को। ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट करती हैं बड़ी बड़ी इंटरनेशनल एजेंसीज, उस एजेंसीज को पीछे से चलाते हैं अमीर कंट्री। तो सबकी एक तरह से अंदर से मिली भगत है, और भुगत कौन रहा है? मजदूर, किसान, आप जैसे छात्र। आप लोग पढ़ने के बाद भी नौकरी ढूंढने जाते हैं तो नौकरी नहीं मिलती है, और जो बच्चे बहुत पढ़े लिखे हो, बड़े ज़हीन हो, उनको जल्दी आसानी से नौकरी ही नहीं मिलती। उनको लगता है हमें ज्यादा समझदार लोग नहीं चाहिए, वो बोलेंगे नहीं आपसे, उनको एक रॉबर्ट टाइप का आदमी चाहिए, टाइप कर दो, ये कर दो, हेलो सर, हाय सर। तो सबसे पहली बात है कि ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट किया जाता है कल्चर, मीडिया, प्रेस से, है ना। ये एक कंजर्वेटिव आइडिया। आपको समझ में आ रही है मैं कैसे पढ़ा रहा हूं? आंसर ऐसे नहीं लिखना है, पीरे बुर्दो ग्लोबलाइजेशन कंजर्वेटिव थॉट, ऐसे लिखेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। आपको एक भाषा देके लिखनी होगी। अच्छा, फिर ये कह रहे हैं कि जो ग्लोबलाइजेशन जो है, ये ग्लोबलाइजेशन जो है, ये नियो लिबरलिज्म यानी नौ उदारवाद की विचारधारा पर आधारित है। और इस नौ उदारवाद को, नियो लिबरलिज्म को पेश किया जाता है कि ये इनएविटेबल है। इनएविटेबल का मतलब होता है वो आके ही रहेगा, सूरज उग के ही रहेगा, है ना, हवा चलते ही रहेंगे, पेड़ जो हैं वो उग के ही रहेंगे, मतलब बिल्कुल होगा, बारिश होके ही रहेगी। उसी तरह से ग्लोबलाइजेशन को कहा जाता है ये होके ही रहेगा, ये इनएविटेबल है। इनएविटेबल है, इनएविटेबल का मतलब होता है जो कुदरती चीज है, लेकिन ये तो प्रमोट किया जा रहा है पीछे से। आप समझ रहे हैं? आप एक चीज बताइए, अगर आपके कॉलेज में एक कैंटीन है और वहां पे किसी भैया को सैलरी मिल रही है 7,000 रुपए, तो वो 7,000 रुपए कुदरत ने तय किया है कि हमने तय किया है? बताइए,
क्या ये इनएविटेबल है? नहीं, हमने अपने स्वार्थ के लिए उसको 7,000 किया है। इनएविटेबल का मतलब है कि जैसे आप बीज ले लिए और उसको आपने प्लांट के अंदर में डाल दिया और पानी डाल दिया तो उसको उगना ही उगना है, बिल्कुल नेचुरल है, आके ही रहेगा, रुक ही नहीं सकता है ना। जैसे हम पैदा हुए तो हम बड़े होंगे और एक दिन हम मर जाएंगे, ये इनएविटेबल है। यू हैव टू डाई, मैन आर मॉर्टल, जो भी पैदा लिया है वो मरेगा ही मरेगा, ये हुआ इनएविटेबल। लेकिन ग्लोबलाइजेशन उस तरह से इनएविटेबल नहीं है, इसको इनएविटेबल बना के पेश किया जाता है। वो कह रहे हैं, पीरे बुर्दो कह रहे हैं, इट इज रॉन्ग टू से दैट ग्लोबलाइजेशन इज इनएविटेबल। इन फैक्ट थ्रू प्रेस, थ्रू मीडिया, इट इज बीइंग प्रमोटेड, इट इज बीइंग प्रोजेक्टेड एज इफ दैट इट इज इनएविटेबल। वो कह रहे हैं इस खेल को समझो। फिर वो क्या कह रहे हैं कि आप इसमें आप लोग एक और बातों को समझिए। इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र, इसमें कोई अर्थशास्त्र से इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं? अगर आप अर्थशास्त्र को पढ़ने जाएंगे, इकोनॉमिक्स को पढ़ने जाएंगे, तो बीए में अगर पढ़ेंगे या एमए में पढ़ेंगे, तो उसमें क्या होता है कि अर्थशास्त्र क्या है? किसी भी चीज की को जब हम पैदा करते हैं, पैदा करने की जो प्रक्रिया है, किसी चीज को जनरेट करना है ना, ह्यूमन एक्टिविटीज के जरिए किसी चीज को पैदा करना, इसी की तो पढ़ाई इकोनॉमिक्स में होती है ना। भाई गेहूं कितना पैदा हुआ, चीनी कितना निकला, देश की अर्थव्यवस्था कितनी गई, रोजगार कितने हुए, सरकार की पॉलिसीज क्या है, शिक्षा पे कितना बजट खर्च हो रहा है, यानी कहीं ना कहीं हमको क्या पैदा हो रहा है इसके बारे में हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। लेकिन एक और चीज याद रखिए, क्या पैदा हुआ, ये बातें तो इकोनॉमिक्स में पढ़ाई जाती है, लेकिन पैदा हुई चीजें किनको मिल रही है और किनको नहीं मिल रही है, उस पे इकोनॉमिक्स, आज का जो इकोनॉमिक्स है वो ज्यादा जोर नहीं देता है। मिसाल के तौर पे आपसे पूछा जाए कि ये खेत है, ये खेत है, मान लो 1 कट्ठा खेत है, इस खेत के अंदर में लोगों ने आलू पैदा किया। 1 कट्ठा खेत से अगर मान लीजिए कि 100 किलो आलू निकले, तो 10 कट्ठा खेत से कितने आलू निकलेंगे? कितने निकलेंगे? 1000 निकलेंगे, 1000 किलो निकलेंगे। तो इकोनॉमिक्स को इतने ही मतलब है कि 1 कट्ठा खेत से 100 किलो आलू निकले तो 10 कट्ठा खेत से 1000 किलो निकले। लेकिन सवाल वहां पे, अगर आप जैसे कोई विद्वान होगा या पीरे बुर्दो रहेगा तो बोलेगा रुको रुको रुको, तुम्हारा पढ़ाई पूरा नहीं हुआ, ये बताओ, ये तो तुमने सही बात बताई कि अगर 1 खेत से 100 किलो आलू निकलता है तो 10 खेत से 1 क्विंटल निकलना चाहिए। लेकिन ये आलू खाता कौन है? किसके घर में आलू जाता है? आलू का चिप्स बनता है या सब्जी बनती है? कौन आलू का मालिक है? ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है कि नहीं इंपॉर्टेंट है? पैदावार के अलावा पैदावार का वितरण कैसे हो रहा है? पैदावार का मालिक कौन है? पैदावार से पैसा कौन कमा रहा है? ये भी तो इंपॉर्टेंट है ना। पैदावार को बेचा जा रहा है तो उसका पैसा कौन कमा रहा है? तो आप देखेंगे कि जब इकोनॉमिक्स की पढ़ाई होती है ज्यादातर, तो वितरण, किसको क्या मिल रहा है, क्यों किसको नहीं मिल रहा है, ये सवालों पर कम ध्यान दिया जाता है। सिर्फ इतना ही ध्यान दिया जाता है कितना पैदावार है। मिसाल के तौर पर अगर एक अकाउंटेंट है ये, और एक चली गई किसी बड़ी कंपनी में, बिस्किट की कंपनी में, तो इनका काम क्या होगा कि ये बता देना कि ये पूरे दिन में कितनी बिस्किट निकला, 1 साल में कितना हुआ, कितना पैसा आया, कितना गया। लेकिन ये कभी ये नहीं सोचने की कोशिश करती क्या इस मोहल्ले के पास एक छोटी सी बस्ती है, वहां रहने वाला छोटू जो है, क्या उसको बिस्किट मिल पाया? क्या वो 5 रुपए का बिस्किट खरीद पाएगा? जो मजदूर उस बिस्किट के कंपनी में काम करते हैं, क्या उनके बच्चे बिस्किट खा पा रहे हैं? ये सारे सवालात ज्यादातर इकोनॉमिक्स में नहीं पूछे जाते हैं। तो पीरे बुर्दो क्या कर रहे हैं कि देखो प्रॉब्लम यही है कि आज का जो इकोनॉमिक्स है उसमें एक सेपरेशन कर दिया गया है, इकोनॉमिक फील्ड में और सोशल फील्ड में। सोशल जो होता है, जो सामाजिक सवाल होते हैं, वो नहीं उठाए जा रहे हैं, सिर्फ इकोनॉमिक सवाल ही उठाए जा रहे हैं। कह रहे हैं दिक्कत इसलिए है कि आज का जिस तरह से इकोनॉमिक्स पढ़ाया जा रहा है, उस इकोनॉमिक्स में हम सिर्फ इकोनॉमिक एस्पेक्ट की तो बात करते हैं, आर्थिक पहलुओं की तो बात करते हैं, लेकिन सामाजिक पहलुओं पर बात नहीं करते हैं। मिसाल के तौर पर बिस्किट कितना फैक्ट्री में बना, कितना एक दिन का पैदावार हुआ, इसका तो हिसाब है, लेकिन बिस्किट कौन खा रहा है, कौन नहीं खा रहा है, क्या मजदूर का बच्चा बिस्किट खा पा रहा है कि नहीं खा पा रहा है, ये सवाल नहीं पूछा जा रहा है। तो पीरे बुर्दो कह रहे हैं
कि आपको इकोनॉमिक्स में सोशल सवाल को भी उठाना होगा। वो सोशल सवाल से इसलिए भागते हैं क्योंकि वो गरीबों को उनका हक नहीं देना चाहते। आप समझ रहे हैं मेरी बात? अगर आप किसी कंपनी में, दवा की कंपनी में, मेडिसिन की कंपनी में है, और मान लीजिए ये दवा जो है हमको ट्यूबरक्लोसिस से हमको ये देता है, मतलब मान लीजिए हमको मुक्ति देता है, इससे हमको बीमारी दूर होती है, तो ये ट्यूबरक्लोसिस की दवा अगर 2 रुपए से हमने बढ़ा के 100 रुपए कर दिए तो बाकी लोग तो नहीं खा पाएंगे, तो मर जाएंगे। तो ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है कि नहीं? सवाल इंपॉर्टेंट है। तो पीरे बुर्दो का कहना है कि जो सामाजिक सवाल है वो इकोनॉमिक्स में नहीं उठाया जा रहा है। गरीबी का सवाल, रोजगार का सवाल, ये सब सवाल नहीं उठाया जा रहा है। और ये ग्लोबलाइजेशन वाले जो लोग हैं वो ज्यादातर ग्रोथ की बात कर रहे हैं, ज्यादातर प्रॉफिट की बात कर रहे हैं। वो लोगों को क्या मिल रहा है इसके बारे में बात नहीं हो रही। मिसाल के तौर पे इस क्लास में मान लीजिए 2 बच्चे हों, इन्होंने खाई 10 रोटी, इन्होंने खाई 0 रोटी, तो अगर हम एवरेज करेंगे तो दोनों ने कितनी कितनी रोटियां खाई? 5-5। लेकिन हकीकत तो यह है कि इन्होंने एक भी रोटी नहीं खाई। तो कई बार क्या होता है कि जीडीपी, पर कैपिटा इनकम, इससे सिचुएशन क्लियर नहीं हो पाती है, क्योंकि आप देखेंगे कि जीडीपी पूरे देश की संपत्ति के बारे में बात करती है, ये नहीं बात करती है कि गरीब से गरीब आदमी को कितना मिला। आप समझ रहे हैं मेरी बात? अगर इस कॉलेज के अंदर में कॉलेज का पूरे साल का खर्चा मान लीजिए 10 लाख रुपया है, और मान लीजिए पूरे कॉलेज में 10 लोग हैं, तो आपको लगेगा कि 1-1 लाख सबको मिला। लेकिन आप देखेंगे छात्रों को तो कुछ भी नहीं मिला, उनसे तो उल्टा फीस ली गई। ये ज्यादातर पैसा जो है बड़े बड़े पार्टियां करने में या बड़े बड़े फंक्शन करने में चला गया। तो वो क्या कह रहे हैं कि इकोनॉमिक्स के अलावा हमको सामाजिक पहलुओं पर भी ध्यान देना चाहिए। लेकिन ये जो ग्लोबलाइजेशन के सपोर्टर हैं उस चीजों पर पर्दा डाल देते हैं। क्यों पर्दा डालते हैं बताइए? क्योंकि उससे वो फंसने लगेंगे, है ना? क्योंकि हम कह रहे हैं पैसा बनाओ, आमदनी करो, प्रॉफिट कमाओ, तो उसके साथ आप पूछेंगे ना मुझे क्या मिलेगा, ये सवाल नहीं पूछना चाहते हैं। चलो चलो मजदूरों, घर बनाओ, घर बनाओ, घर बनाओ। घर बन गया, मैं कहां रहूंगा? मेट्रो बनाओ, मेट्रो बनाओ, मेट्रो बनाओ, देश की तरक्की होगी। और मेट्रो के अंदर मजदूरी नहीं जा पा रहे हैं, उनको आप कोई पास ही नहीं दोगे। उनकी आमदनी 500 रुपए एक दिन की है और मेट्रो में आने जाने का सफर 120 रुपए हो जाएगा, तो वो बाहर हो जाते हैं ना। तो पीरे बुर्दो का कहना का मतलब है कि ग्लोबलाइजेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि ये सोशल इश्यूज को नहीं उठा रहा है, ये सिर्फ इकोनॉमिक्स की ही बात कर रहा है। और वो ये क्या कह रहे हैं कि जो राज्य जो है वो क्या कर रहा है, लोक कल्याणकारी जो काम है उससे वो पीछे हट रहा है, अपने पांव पीछे खींच रहा है राज्य। पहले आप देखते थे रेलवे का टिकट, आप देख लीजिए, रेलवे का जो टिकट 500, 600, 700 रुपए में मिल जाता था, आज डायनेमिक आ गया है कि नहीं? आज 4000, 5000, 6000 तक भी टिकट चले गए हैं। कोई कोई तो सोशल मीडिया पे शेयर करता है कि भाई उसकी कीमत बहुत बढ़ गई है। फीस भी अगर आप लोग देखेंगे 4-5 सालों में आपके एनसीबी के भी फीस बढ़े होंगे, बहुत तरह का आपसे टैक्स लिया जाता है, एग्जामिनेशन फीस, तो ये फीस, तो वो फीस। तो जो राज्य की जिम्मेदारी है कि गरीबों के लिए काम करें, लोगों के जन कल्याण के लिए काम करें, हमारा संविधान जो भी है, कॉन्स्टिट्यूशन भी है, वो भी कहता है लोक कल्याणकारी राज्य होना चाहिए। लेकिन राज्य क्या हो रहा है? पीछे हट जा रहा है, गरीबों की इश्यूज को वो अपने आप को पीछे छोड़ रहा है। तो ये कह रहे हैं कि ग्लोबलाइजेशन के दौर में राज्य जो है पीछे हट रहा है और सफरिंग बढ़ रही है, जो जनता के लिए परेशानियां बढ़ रही है, क्योंकि राज्य जो है लोक कल्याणकारी कामों से पीछे भाग रहा है। तब आप पूछेंगे कि जब लोक कल्याणकारी कामों से भाग रहा है तो राज्य कर क्या रहा है? तो कह रहे हैं पीरे बुर्दो कि राज्य जो है सुरक्षा पे ज्यादा से ज्यादा बजट खर्चा कर रहा है और हेल्थ एजुकेशन पे कम से कम बजट खर्च करता है। मिसाल के तौर पे अगर आप जाएंगे किसी अस्पताल में, तो अस्पताल में अगर आपको कोई रिपोर्ट मंगानी हो तो कोई हो सकता है कि उस अस्पताल के अंदर में बहुत मशीन नहीं हो, डॉक्टर नहीं हो, लेकिन 4 पुलिस वाले वहां पे खड़े होंगे, लाइन में लगो, ये करो, वो करो, है कि नहीं है? तो आप देखेंगे कि हर जगह आई कार्ड दिखाओ, चेक इन कराओ। अगर आप अपने कॉलेज में थोड़ा सा भी कुछ प्रोटेस्ट करना शुरू कर दें कि प्रिंसिपल साहब हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, फीस कम करो, पता चला यहाँ 200 पुलिस आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? आदिवासी इलाकों में पुलिस ही पुलिस है। तो ये उनका कहना यह है कि राज्य जो है लोक कल्याणकारी कामों पे, राज्य जो है वो लोक कल्याणकारी कामों से अपने पांव को पीछे खींच रहा है और सिक्योरिटी, सुरक्षा पे ज्यादा खर्च कर रहा है। कोई बता पाएगा कि सुरक्षा पे ज्यादा क्यों खर्च कर रहा है? बताइए। ताकि
हाँ, बिल्कुल सही, बहुत 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 एकदम बहुत आपने बिल्कुल सही बात कही कि सुरक्षा पे खर्च करेंगे तो गरीबों की जो दर्द होगा, जब गरीब कभी कुछ करना चाहेंगे तो दबा दो इनको। अगर झुग्गियां हैं तो सरकार ने तो वादा किया था कि भाई झुग्गियों की जगह पे हम घर देंगे, पक्का मकान देंगे, लेकिन आपने पक्का मकान नहीं दिया और एक दिन बुलडोजर भेज दिया झुग्गियां साफ करो। तो आप देखोगे कि झुग्गियां साफ करने से पहले तो गरीब आदमी जो होगा उसके जब घर उजड़ेंगे तो चिल्लाएगा, कुछ भी कर सकता है, तो वहां पे पुलिस भी पीछे चली जाती है। आप देखोगे एक झुग्गी को उजाड़ने के लिए झुग्गी में अगर 100 लोग रह रहे हैं तो वहां 200 पुलिस भी आ जाएगी। तो पीरे बुर्दों का कहना है कि भैया ये पैसा सब कुछ सुरक्षा पे खर्च कर रहे हैं, ये पैसा जो है राज्य की सुरक्षा पे खर्च कर रहे हैं और जनता के लिए जो भलाई के काम होने चाहिए उससे राज्य पीछे हट रहा है और इसकी वजह से रिप्रेशन, दमन बढ़ रहा है। दमन बढ़ रहा है, घट रहा है कि बढ़ रहा है? हाँ, दमन बढ़ रहा है। ये कह रहे हैं कि दमन जो है, रिप्रेशन जो है वो इंक्रीज कर रहा है। फिर ये कह रहे हैं वही बात जो मैंने थोड़ी देर पहले बात कही कि आज के दौर में अगर आप ग्लोबलाइजेशन को देखोगे या नव उदारवाद को देखोगे तो उसको जस्टिफाई करने के लिए कोई धर्म का इस्तेमाल नहीं करता। अरे ग्लोबलाइजेशन अच्छा है बिल्कुल क्योंकि भगवान ने कहा है, ग्लोबलाइजेशन अच्छा है क्योंकि मेरे पिताजी ने मरते वक्त कहा था बहुत अच्छा है। नहीं, आजकल ग्लोबलाइजेशन को अच्छा कहा जाता है, ये बहुत ही रैशनल है, बहुत अच्छा है, बहुत तार्किक है, बहुत बढ़िया है और बहुत मॉडर्न है, बहुत आधुनिक है और साइंटिफिक है। अरे भाई, जैसे फैक्ट्री लगानी होगी झुग्गी को तोड़ के, वहां पे मॉल खोलना होगा और वहां पे मान लीजिए कि ये लोग चिल्लाएंगे नहीं नहीं हमारी झुग्गी मत तोड़ो मत तोड़ो, तो वहां पे कोई जाके डीएम क्या कहेगा, हेलो मैडम, आप लोग क्यों इतना विरोध कर रहा है? तुम लोग यहाँ मॉल बनने की वजह से तुम लोग को यहाँ नौकरी मिलेगी, देश का नाम आगे बढ़ जाएगा, विकास हो जाएगा, हर तरफ साइंस आ जाएगा, हम लोग गरीबी से निकल जाएंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि दमन को जी 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 दमन को सही ठहराने के लिए हमेशा साइंस का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत साइंटिफिक है, बहुत मॉडर्न है, बहुत ही अच्छा है ना। यानी आप देखिए बहुत ही ये चीजें हैं कि ग्लोबलाइजेशन को कोई भगवान के नाम पे नहीं जस्टिफाई कर रहा है कि हाँ भगवान ने कहा। पहले होता था राजा अपने आप को सही कैसे कहता था कि हम भगवान के दूत हैं, नहीं होता था, जिल्ले इलाही, भगवान का हम चेहरा हैं, हम भगवान के रूप हैं, राजा जो है वो भगवान का बेटा है, ऐसा पहले होती थी ना बात। अब क्या है, अब भगवान का नाम नहीं लिया जा रहा है, अब कहा जा रहा है ये तो बहुत ही तरक्की करेगा, ये तो आगे देश को लेके जाएगा, इससे तो विकास होगा, इससे तो आपको वैज्ञानिक सोच बढ़ेगी। लेकिन उस सब के पीछे जो असली एजेंडा है वो है गरीबों को और गरीब बनाना और अमीरों को और अमीर बनाना। और एक और बात कह रहे हैं, बहुत सारे लोगों का कहना है कि ग्लोबलाइजेशन बहुत ही नया है, बहुत ही अच्छा है, लेकिन पीरे बुर्दो कह रहे हैं नहीं नहीं नहीं, मुझे मत तुम बहलाओ मेरे भाई, ये जो पूंजीवादी व्यवस्था जो पहले की थी वही है, ये ओल्ड आइडियाज ऑफ कैपिटलिज्म है, जो पूंजीवाद का जो पहले जो सिस्टम चल रहा था वही है, अपनी शक्ल बदल के आया है या अपना थोड़ा सा चेहरा बदल के आया है। मिसाल के तौर पे आपने एक मुहावरे सुने होंगे, पुरानी शराब नई बोतल में, नई बोतल में पुरानी शराब, है ना। कभी क्या होता है, हमारा घर वैसे ही होता है, हम इस पर पेंट लगा देते हैं, है ना, दिवाली के समय में। कभी कभी लोग अपना ही घर भूल जाते हैं, अरे मेरा घर कौन था, यही है आपका घर। तो बेसिकली उनका कहना यह है कि जो पूंजीवाद जो पहले था जिसमें मजदूरों का शोषण हो रहा है, उसी को इन लोगों ने पेंट कर दिया एक तरह से, एक वही है, वही ग्लोबलाइजेशन है जो पूंजीवादी व्यवस्था को लेके आ रहा है। और जिस तरह से कैपिटलिज्म में मार्केट का राज चलता है, बाजार सब कुछ तय करता है, पैसा फेंको तमाशा देखो, जिसके पास पैसा है उसके लिए सब कुछ है, जो गरीब है उसके लिए कुछ भी नहीं है। बहुत सारे रेस्टोरेंट में अमीर आदमी एक दिन का डिनर 10,000 20,000 का कर लेता है, लेकिन गरीब आदमी को 2 रुपए की रोटी भी नहीं मिल पाती है। तो ग्लोबलाइजेशन में क्या है, पैसा पैसा फेंको तमाशा देखो, पैसा पैसा, मार्केट मार्केट मार्केट, नहीं पैसा निकल जाओ, निकलो यहां से, है ना। तो ये कह रहे हैं। और दूसरी बात ये कह रहे हैं, हर तरफ एक ही धर्म है, प्रॉफिट, मुनाफा मुनाफा, कोई धर्म नहीं बचा ग्लोबलाइजेशन में, लोगों का कोई नहीं,
पैसा पैसा पैसा, मुनाफा 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 मुनाफा, है ना। अब मैं एक मिसाल के तौर पे बताता हूं, मैं जेएनयू से पढ़ा हुआ हूं, वहां पे क्या होता था कि हम लोग का कन्वोकेशन नहीं होता था, मतलब डिग्रियां मिलते वक्त कोई प्रोग्राम नहीं होता था, क्या करो जाओ डिग्री ले लो बात खत्म है। लेकिन कुछ सालों से 4-5 सालों से क्या हुआ है कि उसका एक प्रोग्राम होता है, फंक्शन होता है, आप जाते हैं वहां पे कुर्ता पजामा पहन के जाते हैं, डिग्री लेते हैं, ठीक है। तुमने डिग्री लाने के लिए तो तुमने एक कन्वोकेशन कर लिया, लेकिन एक चीज देखो कि डिग्री लेते वक्त तुमसे 800 रुपया भी ले रहे हैं, वो किस लिए ले रहे हो भाई? आपको तो कन्वोकेशन करने को लोग कह रहे हैं ना कि भाई बहुत अच्छा है, आपको जिंदगी में एक बार डिग्री मिलती है, सेलिब्रेट करना चाहिए, लेकिन पैसा क्यों ले रहे हो 800 रुपया? क्यों ले रहे हो बताए? आप बताएंगे? कहने का मतलब हर जगह पैसा बनाओ, ये मेंटालिटी नहीं होती पैसा। मान लीजिए कि मैं टीचर हूं और मैं आपको पढ़ाऊं नहीं और मैं कहूं सुनो अगर पढ़ना हो ना तो मैं बगल वाले मोहल्ले में रहता हूं, आ जाना ट्यूशन के लिए, तो वो पैसा बनाने का हुआ कि नहीं मोटिव? प्रॉफिट, हर जगह प्रॉफिट 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 प्रॉफिट। तो ये कहने की ग्लोबलाइजेशन के अंदर का कोई धर्म नहीं है उसका, प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट, पैसा पैसा पैसा। मजदूर की नौकरी जाए, भगाओ इसको, पार करो इसको, जाठी मजदूर हटाओ यहां से, है ना। तो हर जगह पैसा। तो ये बोल रहे हैं कि और ये बातें कर रहे हैं कि ये सारी चीजें जस्टिफाई करने के लिए मैथमेटिक्स का सहारा लिया जाता है, इक्वेशन का सहारा लिया जाता है। एक कंपनी है, इस तरह से नहीं देखते आप लोग मैथ में पढ़ाते हैं, एक कंपनी है, इसका ये डायग्राम देखिए, इतनी आमदनी हो गई, इससे इतने मजदूर को हटाने के बाद इसमें इतना इसका प्रॉफिट बढ़ गया। आपको नहीं देखते हैं? आपको बहलाने फुसलाने के लिए आपको एक डाटा से दिखाया जाता है, मैथ से, डाटा से नहीं। जैसे आप लोगों को फीस बढ़ाई जाएगी, फीस, तो आप उसका विरोध करेंगे कि नहीं नहीं मैं फीस नहीं दे पाऊंगी, बोले कि नहीं आपको, आपका नाम क्या है जी? भव्या। भव्या तुम समझ नहीं रही हो, आई कैन अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम, बट हमारे कॉलेज में बहुत रिच लोग हैं, ये देखो डायग्राम, 100 लोग कार से आते हैं, 200 लोगों के पास आईफोन है, तो हमें जो पैसा लेते हैं तो इससे देश आगे बढ़ता है। नहीं समझ रहे? हर चीजों को आपको डाटा, नंबर, आंकड़ों से नहीं जस्टिफाई किया जाता है। आपने एक और चीज देखा होगा कि इस देश में बार बार एक डिबेट आता है, मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है, मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है, वो भी डाटा से ही दिखाया जाता है ना, है ना। लेकिन ये नहीं बता रहा है कि ठीक है मुसलमानों की आबादी हिंदुओं के मुकाबले में थोड़ी ज्यादा जरूर बढ़ रही है, लेकिन यह भी सच्चाई है कि पिछले कुछ सालों में, 10-20 सालों में मुसलमानों की आबादी बड़ी तेज से घटने भी लगी है। नहीं समझे मेरी बात? क्योंकि अब वो लोग भी फैमिली प्लानिंग अपना रहे हैं। कहने का मतलब पहले आपकी आबादी मान लीजिए 20% के रेट से बढ़ती थी, तो अब वो घट के 8% हो गई। तो इसका भी तो जिक्र होना चाहिए ना कि ठीक है मुस्लिम लोगों की आबादी थोड़ी ज्यादा जरूर है, हिंदुओं से ज्यादा तेजी से थोड़ी बढ़ रही है, लेकिन इन्होंने अपने पॉपुलेशन को भी बहुत अब कंट्रोल कर रहे हैं। आने वाले 10-15 साल में वो बिल्कुल हिंदू लोगों के बराबर हो जाएगा। तो कई बार क्या होता है कि आप अपने प्रॉब्लम को, अपने इंटरेस्ट को जस्टिफाई करने के लिए क्या करते हो, आप नंबर का सहारा लेते हो। नहीं तुम इमोशनल हो, ये नंबर देखो, नहीं होता ऐसे। आपके बहुत सारे दोस्त कहते हैं तुम्हारे पास फैक्ट्स नहीं है, तुम्हारे पास फिगर नहीं है, तुम कुछ डेटा दोगी क्या मेरे बारे में? नहीं बोलते ऐसे लोग। तो वो कह रहे हैं पीरे बोल दो कि इससे घबराओ, ये जो मैथ का सहारा ये लोग लेते हैं। आप किसी इकोनॉमिक्स के बच्चे से जाओगे और कुछ पूछोगे गरीबी बढ़ रही है, आपको पता नहीं है, आपने ये पढ़ा है, बजट पढ़ा है, बजट में इतना ग्रोथ हो गया, ये हो गया, तो उसको क्या करते हैं कि आम आदमी समझ ना पाए। बजट को कितने लोग समझते हैं? बजट तो हर आदमी की जिंदगी से है। आपके घर में आटा आता है कि नहीं, इनके यहाँ चावल है कि नहीं, गैस आता है कि नहीं, ये सब सवाल तो सबकी जिंदगी से जुड़े हुए हैं। लेकिन हमारे मंत्री जब बजट को पेश करते हैं तो बहुत सारी बातें नहीं समझ में आती है, नहीं आती है ना। क्यों? क्योंकि वो जनता की आवाज, जनता की जबान में नहीं बोलते हैं, वो चीजों को मैथ, डाटा, फिगर के मुताबिक बोलते हैं ताकि सच्चाई जो है दब जाए। बिल्कुल। और ये कह रहे हैं कि ग्लोबलाइजेशन के जो समर्थक हैं वो ये बात को फैला रहे हैं कि अब दुनिया के पास कोई अब रास्ता नहीं है, विचारधारा सब मर चुकी है, अब हमको ग्लोबलाइजेशन के ही रास्ते पर चलना पड़ेगा, अब कुछ भी नहीं है। लेकिन कह रहे हैं कि अगर आप ग्लोबलाइजेशन को सच्चाई में देखोगे तो जॉब्स इतना कच्चे जॉब बढ़ रहे हैं, जो इरेगुलर जॉब है वो बढ़ रहे हैं, पक्के जॉब कम हो रहे हैं, अनपेड जॉब्स भी बढ़ रहे हैं, और प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण हर तरफ से बढ़ रहा है। और वो कह रहे हैं कि ग्लोबलाइजेशन इतना अच्छा है, बहुत ही महान है, ये गरीबी दूर कर देगा। ये क्या है? एक मिथ है। मिथ का मतलब एक भ्रम है,
एक भ्रम है। आप ग्लोबलाइजेशन की सच्चाई को समझिए। आगे ये कह रहे हैं कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से राज्य की जो क्षमता है पॉलिसी बनाने की वो कम हो रही है, कमजोर हो रही है। क्यों? क्योंकि ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट करने वाले जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, सॉरी बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशन हैं, वो गरीब देशों को लोन देते हैं। और जब एक बार लोन देते हैं तो कहते हैं आप अपने देश की पॉलिसी ऐसी बनाओ। मान लीजिए आपके देश में कोई संकट आ गया, आपको लोन चाहिए। लोन लेने के लिए आप IMF वर्ल्ड बैंक के पास आएंगे तो मैं बोलूंगा तुमको मैं लोन दूंगा, ये लो लोन लो, लेकिन तुमको अपने देश में पॉलिसी इस तरह से बनानी पड़ेगी। तो वो क्या कह रहे हैं कि बड़े बड़ी जो मल्टीनेशनल कंपनियां, मल्टीनेशनल इंस्टीट्यूशंस है, IMF वर्ल्ड बैंक, बड़े बड़े कंट्रीज जो हैं, वो गरीब देशों को खासकर उनकी बाहें मरोड़ रहे हैं। नहीं, हम कहने के लिए हमारा नेता हमारे देश में सबसे बड़ा ताकतवर है, लेकिन जब वो पॉलिसी बनाता है तो उसको इस बात का डर लगता है कि अरे कहीं बाहर के लोग नाराज ना हो जाए। तो वही कह रहे हैं कि ग्लोबलाइजेशन ने क्या किया है, राज्य की ऑटोनॉमी, स्वायत्ता को कम कर दिया है। इट हैज रिड्यूस्ड ऑटोनॉमी ऑफ द स्टेट। आगे कह रहे हैं कि ग्लोबलाइजेशन को वो लोग प्रमोट करते हैं जो बड़े अमीर देश हैं, और इस तरह से ये लोगों के ऊपर, गरीब लोगों के ऊपर एक तरह का ये बोझ है, एक तरह का दबाव है, एक स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेन है। वो दबे हुए हैं, उनके हाथ बंधे हुए हैं, उनकी जिंदगी तबाह हो रही है। और वो कह रहे हैं कि अब आगे का रास्ता क्या होगा। बस सवाल तो ये भी होना चाहिए ना, आप पीरे बुर्दों ने तो सारी समस्याओं को बता दिया, अब आप पूछेंगे आगे का रास्ता क्या है। पीरे बुर्दो साहब आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन अब आगे क्या करें। तो उसका आगे कह रहे हैं कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से समाज में जितनी भी गैर बराबरी बढ़ रही है, जितने भी जॉब्स लूटे जा रहे हैं, जितनी भी जमीनें छीनी जा रही है, जितने सुसाइड्स हो रहे हैं, मृत्यु हो रही है, वायलेंस हो रहा है, इन सारे चीजों का हिसाब करना होगा और उसको रोकने के लिए लड़ना होगा, है ना। हम लोगों को वी नीड टू टेक अकाउंट ऑफ सोशल कॉस्ट। ग्लोबलाइजेशन पूंजीवाद के इस दौर में जो उसके नकारात्मक प्रभाव हैं उसके बारे में भी हमें सोचना होगा। मिसाल के तौर पे मान लीजिए मैडम को एक लगाना है प्लांट जूते का, सैंडल का, ठीक है, और इन्होंने क्या किया, चमड़े कहीं से खरीद के लाया और चमड़े को क्या किया उन्होंने कि उससे जूता बनाया। अब चमड़े को साफ करते हुए कुछ टॉक्सिक निकलेगा कि नहीं, पानी। तो एक जिम्मेदार कंपनी को चाहिए कि उस टॉक्सिक को साफ करके उसको नाली में बहाए, लेकिन वो क्या करेगी, ऑफिसर को पैसा खिला देगी और रात में पानी को, टॉक्सिक पानी को डाल देगी आपको गटर में, और वो पानी जब नदी के अंदर में चली जाएगी तो उससे जो मछलियां मरेंगी या नदी के किनारे जो सब्जियां उग रही हैं वो सब्जियां कल मान लीजिए कि आपके घर पे आ रहे सब्जी ले लो, बिल्कुल ताजा फ्रेश सब्जी है, और जब आप उसको खाएंगे और आपको बीमारी होगी तो इन्होंने अपना प्रॉफिट कमाने के चक्कर में आपका नुकसान किया कि नहीं नुकसान किया, पूरी इंसानियत का नुकसान किया कि नहीं किया। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि वो ग्लोबलाइजेशन के बारे में पीरे बुर्दो कर रहे हैं, हम लोगों को सामाजिक जो कुप्रभाव पड़ रहे हैं उसका हमें हिसाब लेना पड़ेगा, उसका हिसाब रखना पड़ेगा। और मृत्यु हो रही है, सुसाइड हो रहा है, सफरिंग्स हो रहा है, हिंसा हो रही है, जॉब्स जा रहे हैं, इन सारे चीजों को हम लोगों को ये करना पड़ेगा, हिसाब लेना पड़ेगा। और वो कह रहे हैं हम लोग को इकोनॉमिक्स ऑफ हैप्पीनेस को प्रमोट करना पड़ेगा। क्या? इकोनॉमिक्स ऑफ हैप्पीनेस, इकोनॉमिक्स ऑफ प्रॉफिट नहीं। ऐसी अर्थव्यवस्था जो खुशहाली पैदा करे, ऐसी अर्थव्यवस्था जिससे लोगों की भलाई हो, उसी चीज को प्रमोट करना है। ऐसी अर्थव्यवस्था, ऐसी आर्थिक नीति जो सिर्फ कुछ लोगों को अमीर बनाए और बाकी लोगों को मार डाले। मछली का क्या जुर्म है भाई, मछली का क्या जुर्म है? अगर आप बताओ, जंगल जो हैं, आपको शहर में लकड़ी चाहिए क्योंकि आपको बढ़िया बढ़िया फर्नीचर चाहिए, तो उस वहां पे पेड़ पे चिड़िया रह रही है, उसकी क्या गलती है? उसके अपने घोंसले को तोड़ दिया, उसे उसकी क्या गलती है? तो यही कह रहे हैं कि हमें ऐसी अर्थव्यवस्था चाहिए जो अर्थव्यवस्था हमें खुशहाली की तरफ लेके जाए, हमें इकोनॉमिक्स ऑफ हैप्पीनेस की को लेके आगे बढ़े। हमें ऐसी अर्थव्यवस्था नहीं चाहिए जो प्रॉफिट को प्रमोट करे और ज्यादातर गरीब लोगों के लिए नुकसान हो। और ग्लोबलाइजेशन नुकसान पहुंचा रहा है कि नहीं पहुंचा रहा है? पहुंचा रहा है। इसलिए वो कह रहे हैं कि हम लोगों को जो वायलेंस हो रहा है, जो क्राइम हो रहा है, ले ऑफ्स का मतलब जो नौकरियां जा रही हैं, इसका हिसाब लेना पड़ेगा। और उन्होंने कहा कि हमें जब राज्य
जन कल्याण कामों से पीछे हट रहा है तो हमें राज्य के ऊपर दबाव डालना होगा। नहीं, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हमारी मांगे पूरी करो। राज्य के ऊपर दबाव डालना पड़ेगा हमें, और राज्य को कहना होगा कि नहीं, तुम लोक कल्याणकारी जो काम है उससे तुम पीछे नहीं हट रहे हो। हमें राज्य को एक मामले में डिफेंड करना होगा। डिफेंड करने का मतलब ये नहीं कि हम बोले ओ मैं बहुत बड़ा इंडियन हूं, तुम दूसरे कंट्री के लोग कितने गंदे हो, नहीं, ये नहीं। राज्य को डिफेंड करने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए अगर ये कॉलेज है, इसको किसी प्राइवेट कॉलेज के हाथ में अगर बेचने की प्लानिंग हो तो आपको शिक्षा मंत्री के घेराव करना चाहिए कि नहीं, ये आपकी जिम्मेदारी है। एजुकेशन संविधान में लिखा हुआ है, आपने वादा किया था कि गरीबी दूर करेंगे। आप इस तरह से किसी प्राइवेट को नहीं बेच सकते हैं। किसी भी इलाके में कहीं पर भी जब आपको बिजली पानी को प्राइवेटाइज किया जाए, बड़ी बड़ी कंपनियों से बेचा जाए, तो वहां के लोगों को खड़ा होना चाहिए। यही कह रहे हैं कि हमें राज्य के ऊपर दबाव डालना चाहिए कि आप सोशल वेलफेयर का काम कीजिए। लेकिन उन्होंने एक और बात किया कि राज्य पर दबाव डालना कि आप जन कल्याण कामों से पीछे मत हटिए। राज्य के लिए खड़ा होने का मतलब ये नहीं है कि राष्ट्रवाद की अंधभक्ति में हम डूब जाएं। समझ रहे हैं ना, राष्ट्रवाद की अंधभक्ति में नहीं। क्रिकेट मैच हो रहा है और कोई दूसरी टीम, मान लो कोई ऑस्ट्रेलियन टीम अभी आ रही है क्रिकेट इंडिया ऑस्ट्रेलिया में, हाँ ऑस्ट्रेलिया या आप जाकर मारने लो, इंडियन आप मारना शुरू, ये नहीं। आप दूसरे कंट्रीज को वो बुरे होते हैं, हम इंडियन सबसे अच्छे, नहीं, ये गलत बात है। हम लड़ाई करें दूसरे देशों से, नहीं, हम सबसे आगे, नहीं। वो कह रहे हैं कि हमें राष्ट्रवादी उन्माद में नहीं पढ़ना चाहिए। आप अगर क्लास के अंदर में मैं पूछूंगा कि बताओ बच्चों, दुनिया में हिंसा करने वाला देश कौन सा है, मुझे पता है क्या आंसर आएगा। एक ही देश का नाम आप लोग लेंगे जो पड़ोसी हैं, है ना। तो ये भी सोचना चाहिए क्यों उसी का नाम आता है। और उस देश में अगर आप जाकर पूछेंगे कि भाई हिंसा करने वाले कौन से देश हैं, तो किसी और कंट्री का नाम बताएंगे। यानी हम सब लोगों को लगता है कि दूसरा देश हिंसा करता है, हमारा तो बिल्कुल अच्छा है, हमारा भाई किसी को मारता ही नहीं है, दूसरा का जो भाई है वही पीटता है हमें। तो वो कह रहे हैं कि हमें अंधभक्ति, राष्ट्रवाद की अंधभक्ति से बचना होगा और हमें एक तरह का नया इंटरनेशनलिज्म, एक इंटरनेशनलिज्म को क्या कहेंगे हिंदी में, एक तरह का अंतरराष्ट्रीयवादी सोच, एक अंतरराष्ट्रीयवादी सोच, दुनिया को एक समझने की सोच, दुनिया को एक, दुनिया हमारा है ना, क्या बोलते हैं, कौन सा कुटुंबकम, हाँ क्या बोलेंगे इसको, हाँ वसुधैव कुटुंबकम की तरह हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सॉलिडारिटी करनी पड़ेगी, है ना। हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सॉलिडारिटी करनी पड़ेगी। हमें राष्ट्रवाद के अंधे जुनून में नहीं पड़ना है ना। और फिर ये कह रहे हैं कि एक और चीज है, डार्विन का नाम आपने सुना होगा ना। डार्विन जो थे, एक डार्विन कहने का मतलब चार्ल्स डार्विन, जिन्होंने इवोल्यूशन की थ्योरी दी है। बायोलॉजी में बहुत बड़ा नाम है। अगर जो डार्विन का नाम कोई नहीं जान रहा है, इसका मतलब बायोलॉजी कभी जिंदगी में पढ़ी ही नहीं। उनका कहना है मोटा मोटी कि जो जीव, जो जंतु, जो जानवर ताकतवर होते हैं वो बच जाते हैं, जो कमजोर होते हैं वो मर जाते हैं, जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो ये क्या कह रहे हैं कि ग्लोबलाइजेशन भी कहीं ना कहीं उसी डार्विन का जो सिद्धांत है कि जो ताकतवर है वही अच्छा है, जो कमजोर है वो मर जाए तो ठीक है। कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन उसी विचारधारा को प्रमोट कर रहा है कि जो कि गलत है ना। जैसे आप एक बताइए, जो गरीब आदमी है, अगर गरीब आदमी रोटी नहीं खा पाता है तो आप क्या कहते हैं, अरे रोटी कैसे खाएगा, दिन भर तो शराब पीता है, वो दिन भर तो बीड़ी पीता है, वो तो पैसे को जुआ खेल लेता है। लेकिन कोई ये नहीं कहेगा कि जुआ खेलने वाले अमीर भी होते हैं, शराब पीने वाले अमीर भी होते हैं, सिगरेट और बीड़ी अमीर भी पीते हैं, लेकिन अमीर अमीर बनते जा रहे हैं और वो क्यों गरीब बनते जा रहा है। तो सोशल डार्विनिज्म में क्या होता है, एक तरह की गलत सोच होती है कि नहीं, जो ताकतवर है वही जीतेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। मिसाल के तौर पर इन्होंने एग्जाम दिया और इन्होंने भी एग्जाम दिया, इनको आए 50 नंबर और इनको आए 80 नंबर। तो आप क्या कर, अरे तू तो बेकार ही है, तू तो पढ़ती नहीं है, तू तो ये है। लेकिन आपको ये भी देखना पड़ेगा, क्या पता मास्टर की बहन हो, मास्टर से इसने कुछ सिफारिश ले ली हो, या ये भी हो सकता है कि ये हैं इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ी हुई हो, इनके पिताजी ऑलरेडी बड़े ताकतवर लोग हों। तो होता है ना कि आप लोग जो सीबीएसई में पढ़ते हैं तो बच्चों के मार्क्स ज्यादा आते हैं, और छोटे स्कूल में जब पढ़ते हैं तो उनके मार्क्स कम हो जाते हैं। तो क्या मतलब हुआ, छोटे बच्चे को बुद्धि नहीं है। आप लोग एनसीबी में पढ़ रहे हैं, आप लोग किसी से भी कम नहीं हो रेगुलर से, लेकिन एक तरह का एक हायरार्की बना दी जाती है।
सबसे अच्छा एलएसआ स्टीफन, उससे नीचे ये कॉलेज, उससे नीचे एसओएल, उससे नीचे ये, उससे नीचे हम बनाते हैं ना। लेकिन आपको एसओएल में एक से एक अच्छे बच्चे मिल जाएंगे, एक से एक ब्रिलियंट, और रेगुलर में भी बहुत ब्रिलियंट बच्चे नहीं मिलेंगे। तो ये कह रहे हैं कि जो ग्लोबलाइजेशन है वो कहीं ना कहीं कंपटीशन की विचारधारा पे है, कि जो ताकतवर है वही सही है। मिसाल के तौर पे अगर इनको जॉब से निकाल दिया गया और इनको 1 लाख की सैलरी कर दी गई, तो कोई पूछेगा कि हम कहेंगे नहीं, इसको जॉब से क्यों निकाल, ये काम नहीं करती है, ये बेकार है, इसको निकाल दो, ये काम करती है ना। तो ये नहीं बताया जाएगा कि कंपनियां ऑलरेडी नए नए टेक्नोलॉजी लाने की वजह से इनको भगा रही है, इनके ऊपर इल्जाम ये लगाया जाएगा ये काम नहीं कर पा रही। आप देखिए कोरोना के टाइम में जब पूरी दुनिया मर रही थी, उस जमाने में बहुत सारी कंपनियों से या तो सैलरी कम की गई या बहुत सारे लोगों को नौकरी से भगा दिया गया। यानी ये कह रहे हैं, पीरे बुर्दो कह रहे हैं कि ग्लोबलाइजेशन की एक सबसे बड़ी बुराई ये है कि ये ताकतवर को ही ताकतवर समझता है और गरीब लोगों को समझ आएगा अरे जाएंगे तो जाएंगे ही, ये तो क्या है, तो कंपीट ही नहीं कर पा रहे हैं ना। तो ये कह रहे हैं सोशल डार्विनिज्म का भी हमें विरोध करना पड़ेगा। कंपटीशन जो है ठीक नहीं है। हम आप लोगों को असाइनमेंट देते हैं इसलिए नहीं कि मुझे किसी को टॉप करना है, पढ़ाता हूं कुछ लिखने के लिए दिया तो कुछ आप लिख के आते, ये सब बहस होती है। अब कोई आके कहेंगे असाइनमेंट जल्दी चेक कर दो, कोई क्लास में नहीं आएंगे, तो फिर वो असाइनमेंट का मजा नहीं आता है। तो ये आज पीरे बुर्दो की पूरी थिंकिंग ग्लोबलाइजेशन की है। अगर एक बार 1 मिनट के अंदर में आप मुझे कहेंगे समराइज करने के लिए, तो हम ऐसे कहेंगे कि फ्रेंच सोशियोलॉजिस्ट पीरे बुर्दो ने ग्लोबलाइजेशन के बारे में लिखा है और उन्होंने ग्लोबलाइजेशन का विरोध किया है और कहा है कि एक तरह का भ्रम है कि ग्लोबलाइजेशन के अलावा दुनिया में और कोई पॉलिसी हो ही नहीं सकती है। ग्लोबलाइजेशन को हमेशा इस तरह से पेश किया जाता है कि गरीबी दूर कर देगी, ये दुनिया में विकास कर देगी, लेकिन असल में ये जो है लोगों को और गरीब बना रही है, अमीर देशों की ताकत और बढ़ रही है और इसकी वजह से समाज के अंदर में बहुत सारी परेशानियां हो रही हैं, लोग सुसाइड कर रहे हैं, नौकरियां चली जा रही हैं लोगों की और लोक कल्याणकारी चीजों का नाश हो रहा है। इसलिए पीरे बुर्दो का कहना है कि अगर इस समस्या से हमें लड़ना है तो हमें राज्य के ऊपर दबाव डालना होगा कि राज्य लोक कल्याणकारी कामों को करे, लेकिन हमें राष्ट्रवाद की तरफ, अंधी राष्ट्रवाद की तरफ नहीं जाना होगा। हमें एक तरह का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दोस्ती भी करनी चाहिए और हम लोगों को कभी कंपटीशन की जो फीलिंग है इस सब को भी हमको विरोध करना चाहिए और एक तरह से एक ऐसी अर्थव्यवस्था को अपनाना चाहिए जो सबकी विकास की और सबकी खुशी की बात करे। इकोनॉमिक्स ऑफ हैप्पीनेस, इकोनॉमिक्स ऑफ प्रॉफिट नहीं, इकोनॉमिक्स ऑफ हैप्पीनेस।